बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, दैट ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस occurs within organism is called the metabolism. It may be the anabolism, that's the synthesis of complex molecule. It may be the catabolism, that is the breakdown of the complex molecule. अगर एनाबोलिज्म हो या कैटाबोलिज्म हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसको एंजाइम की जरूरत होती है। तो हमने डिस्कस किया एंजाइम बायोकेमिकल कैटालिस्ट है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर्स करता है और एनर्जी विद इन जो रिएक्शन है वो नो टाइम कंप्लीट हो जाता है। फिर हमने एंजाइम की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम्स अपने फंक्शंस में स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और उसी सबस्ट्रेट पे जाकर वो रिएक्शन करता है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द एंजाइम वर्क, द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन, और इसके साथ ही हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम रिएक्शन पे बात करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पे बात होगी। Mechanism of enzyme action. There is a small portion in the enzyme molecule that is actually involved in the catalysis. तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंजाइम का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो एंजाइम को फंक्शनल बनाता है, उस पार्ट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो एक्टिव साइट हर एंजाइम की स्पेसिफिक होती है। अब वही एक्टिव साइट एक्चुअली वर्क और फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। It is in the form of depression or pocket on the surface of enzyme molecule. ये एक डिप्रेशन की फॉर्म में, एक पॉकेट की फॉर्म में होती है एंजाइम मॉलिक्यूल में। दिस कैटालिटिक रीजन इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। तो उस रीजन को जो कैटालाइसिस करता है, जो रिएक्शन में हेल्पफुल होता है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। When an enzyme attaches with the substrate, अब वो मॉलिक्यूल जिस पे एंजाइम रिएक्ट कर होते हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, रिएक्ट करेगा, ए टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो सब एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने के बाद एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनेगी, इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। The active site catalyzes the reaction and substrate is converted to product. जो एक्टिव साइट होगी, जो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होती है, वो उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर, सॉरी उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। तो एक्टिव साइट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। The enzyme substrate complex breaks and the enzyme and the product are released. अब जब enzyme substrate complex break होगा, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उस दौरान जो सबस्ट्रेट है वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम रिलीज हो जाएगा। क्योंकि एंजाइम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो एंजाइम जब रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, इट मीन इट कैन यूज अगेन। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आए तो एंजाइम की एक्टिव साइट हेल्पफुल होगी, कैटालाइसिस करेगी। एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक्टिव साइट ने उसको कैटालाइसिस किया। अब कैटालाइसिस करने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम रिलीज हो गया। एंजाइम एज इट इज रहा, एंजाइम रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता। तो बेसिक मैकेनिज्म क्या है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड एंजाइम रिलीज एट इट्स ओरिजिनल फॉर्म। द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें तो दिस इज द एंजाइम हैविंग द एक्टिव साइट। अब ये जो डिप्रेशन है इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब जो सबस्ट्रेट है जिसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, वो आएगा और इस एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंड करेगा। तो एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट विल फॉर्म एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन हो गए। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट ने आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, अब बाइंड करेगा। अब जब बाइंड करने के लिए अपनी जो एक्टिव साइट के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा फॉर द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। अब जब बाइंड कर जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो एक्टिव साइट है कैटालाइसिस करेगी, जो सबस्ट्रेट है अब उसमें चेंज आएगी, उसमें कन्वर्जन होगी, उसमें मॉडिफिकेशन होगी। अब जब मॉडिफिकेशन होगी दिस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। देखिए पहले ये सबस्ट्रेट था कंबाइंड फॉर्म में, अब ये प्रोडक्ट बन गया, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए और एंजाइम एज इट इज रहा।
products relieving active site of the enzymes and the enzyme remains as it is। तो एंजाइम इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का कि सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो सबस्ट्रेट है उस पर रिएक्शन होगा, उसको एक्टिव साइट या एंजाइम्स को कन्वर्ट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, एट द एंड जो प्रोडक्ट है वो रिलीज आउट हो जाएगा और एंजाइम एज इट इज रहेगा। तो इट इज अ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन। There are two models that have been proposed to explain the mechanism of enzyme actions. These are the lock and key model and induced fit model. दो मॉडल हैं जिसकी जो एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस करते हैं। लॉक एंड की मॉडल वाज proposed by a German chemist Emil Fischer in 1894। 1894 में Emil Fischer ने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया। According to this model, the active site of an enzyme and the substrate have specific geometric shapes. Active site enzyme की हो या जो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग साइट हो जिसने आकर बाइंड करने एक्टिव साइट के साथ, उनकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है, वो रिजिड शेप होती है, वो आपस में चेंज नहीं करते। इसलिए हम कहते हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट्स। तो एक्टिव साइट पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर ही बाइंड करेगा। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइट है और सबस्ट्रेट हैं, दोनों की जो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है जो आकर आपस में फिट हो जाती है। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली फिट्स इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम जस्ट लाइक ए लॉग एंड द की। तो जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे एग्जैक्टली आकर बाइंड कर जाता है, फिट हो जाता है, जैसे जो एक की है वो स्पेसिफिकली एक लॉग में आकर फिट हो जाती है। अब एवरी लॉक हैज अ स्पेसिफिक की। अब कोई भी जो लॉक है जो लॉक है वो हर चाबी से नहीं खुल पाता, इसीलिए जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो आपस में स्पेसिफिक होते हैं। तो इस मॉडल के मुताबिक जो एंजाइम है वो लॉक के तौर पर काम कर रहा होता है और जो सबस्ट्रेट है वो की के तौर पर काम कर रही होती है, क्योंकि की ने आना होता है और आकर फिट होना है लॉक में। तो एंजाइम को हम लॉक कहते हैं और सबस्ट्रेट को हम की कहते हैं। तो की फिट इन द लॉक, तो की क्या हो गया, सबस्ट्रेट की हो गया और एंजाइम क्या हो गया, वो लॉक हो गया। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम इज द लॉक एंड सबस्ट्रेट इज द की। स्पेसिफिक की फिट्स a specific log, तो specific substrate fits a specific enzyme in a specific enzyme. This model suggests that the active site is rigid and not flexible structure। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो रिजिड होती है, वो सख्त होती है, वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाती, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है वो वैसी ही रहती है, वो रिजिड होती है और उस पर आकर जो सबस्ट्रेट उसी ही की तरह होगा, जो उस पर आकर बाइंड करेगा वो उस पर बाइंड कर जाएगा। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज a rigid, not the flexible। The enzyme having the active site, वो जो उसका सबस्ट्रेट है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है। अब जो एक्टिव साइट है ये इस वक्त रिजिड है और इसमें जो सबस्ट्रेट है वो स्पेसिफिकली आकर इस एक्टिव साइट पर आकर बाइंड करेगा। ये एक्टिव साइट अपने आप को चेंज नहीं करेगी। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जब दोनों मिल गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जो सबस्ट्रेट है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एंजाइम एज इट इज रहा। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइट है वो रिजिड होती है और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर उस पर बाइंड कर जाता है और कैटालाइसिस के बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम एज इट इज रहता है और enzyme act as a log and substrate act as a key। Induced fit model, the second model that is proposed for the mechanism of the enzyme is the induced fit model. Recent studies do not support lock and key model. On the basis of new evidences, in 1958, an American biologist Daniel Koshland proposed induced fit model। चूंकि जो एडवांसमेंट आई जब एंजाइमोलॉजी में, तो उसने लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट नहीं किया। 1958 में जो डेनियल कोस्टलैंड साहब अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक न्यू मॉडल दिया जिसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक व्हेन अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम,
The enzyme molecule alters the shape of active site slightly so that it fits more tightly around the substrate molecule induced fit। इस मॉडल के मुताबिक, इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक, डेनियल कोशकैन के मुताबिक, जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। अब जब भी सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे तो वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा टू टाइटली फिट द सबस्ट्रेट। तो इसलिए ये इंड्यूस्ड होगा, जो एक्टिव साइट है वो इंड्यूस होगी बाय द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, इट अल्टर्स, एक्टिव साइट अल्टर्स इट्स शेप टू फिट द सबस्ट्रेट टाइटली। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, अब इसकी शेप इस तरह की है और सबस्ट्रेट की शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। अब जब सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा तो एक्टिव साइट हालांकि सामने जो नजर आ रहा है ये इस पे आकर बाइंड नहीं कर सकता, लेकिन जब भी सबस्ट्रेट आएगा तो ये एक्टिव साइट अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपने आप को चेंज करेगी, अपने आप को थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई करेगी ताकि ये सबस्ट्रेट आकर इस पे बाइंड कर जाए। दैट इज द इंडक्शन टू द सबस्ट्रेट। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो एंजाइम ने अपने आप को जब चेंज किया, सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर उसमें एंजाइम ने उसको कैटालाइसिस किया और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और एंजाइम एज इट इज जैसे कि पहले मौजूद है, लेकिन आपने आपको इस कम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या किया, इसने मॉडिफाई किया और एट द एंड एंजाइम स्टेज एट इट एज इट इज और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। For instance, a suitable analogy to describe induced fit model would be that of a hand changing the shape of the glove as the individual put on the glove. Therefore, in this case, glove is the active site of the enzyme and the hand is the substrate. तो इसकी जो हम डेली लाइफ से एग्जांपल देना चाहें तो जब ग्लव्स हम पहनते हैं तो ग्लव्स को पहनने के लिए जब हम अपने हैंड ग्लव्स में एंटर करते हैं तो हमारा हैंड जो वो सबस्ट्रेट है और ग्लव्स जो वो एंजाइम है। तो ग्लव्स अपने आप क्या कर देते हैं, फॉर द टाइम बीइंग मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर देते हैं, अपने आप को हमारे हाथ के मुताबिक ढाल लेता है। तो ग्लव्स act as an enzyme or the hand act as a substrate. तो induced fit model can be explained on the basis of the gloves and the hand. तो gloves अपने आप को change कर देते हैं when we use the gloves, तो our hand substrate के तौर पर काम करेंगे और जो gloves है वो enzyme के तौर पर काम करेंगे और अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि वो लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, तो वो चेंज हो सकते हैं। तो यही मैकेनिज्म एंजाइम्स का इंड्यूस फिट मॉडल में इन्वॉल्व होता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो अब उसी एनवायरनमेंट में वो फंक्शन परफॉर्म कर होते हैं। अगर वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो एंजाइम का एक्शन चेंज हो जाता है। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। नंबर वन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। Increase in the temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reactions but only to a point। चूंकि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जिस पे वो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर होते हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर होते हैं, मैक्सिमम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर होते हैं, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो जो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम का रिएक्शन स्पीड अप होता है, लेकिन ये एट ए पॉइंट तक होता है। जब हम उस पॉइंट तक एक्सीड कर जाते हैं, उस पॉइंट से जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उससे हम एक्सीड कर जाएंगे तो वो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम की जो सस्टेनेबिलिटी है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक होती है। जब उस टेम्परेचर से हम एक्सीड करते हैं तो एंजाइम चूंकि प्रोटीन नेचर होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। द ईच एंजाइम वर्क्स एट द मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर व्हिच इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे वो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। The optimum temperature of enzyme varies in different organisms. अब different organisms में जो optimum temperature होता है वो different होता है। For most enzyme, the optimum temperature is about 40 to 45 degrees centigrade. Certain enzymes in plants have a high optimum temperature. Decrease in temperature lowers the rate of reaction. अगर हम temperature को decrease करेंगे तो rate of reaction भी low हो जाएगा। When temperature rises above the optimum temperature, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस रैपिडली।
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रैपिडली डिक्रीज होगा। व्हाई? दिस इज ड्यू टू द डीनेचुरेशन, अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन ऑफ एंजाइम। तो जब इन टेम्परेचर ज्यादा करेंगे एंजाइम डीनेचर होगा, जब डीनेचर होगा उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, जब स्ट्रक्चर चेंज होगी तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन एंजाइम। तो जो इंसानी एंजाइम्स हैं, जो ह्यूमन एंजाइम्स हैं, वो मेनली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमन एंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ह्यूमन एंजाइम स्टार्ट टू डीनेचर क्विकली एट टेम्परेचर अबव 40। तो जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो जो एंजाइम्स है वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाती है। जब उनकी स्ट्रक्चर चेंज होगी तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। This graph show the effect of temperature on enzyme activity. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो एक्टिविटी है वो एंजाइम की ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन जी एट ए सर्टन टाइम तक होगी। जब हम 37 तक पहुंचेंगे जो ह्यूमन एंजाइम्स जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो उस पर वो मैक्सिमम होगी। जब हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे, 40 से ज़्यादा करेंगे, तो एंजाइम का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा, जो एंजाइम का रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि 37 इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड एंजाइम 40 के बाद क्या हो जाते हैं, डिनेचर हो जाते हैं। जब डिनेचर हो जाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉल हो जाएगा। तो इस ग्राफ से हमें क्या साबित होता है कि ये साबित होता है कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ह्यूमन के केस में, तो रिएक्शन है वो पीक पे है। जब 37 से हम एक्सीड कर जाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम करता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। Effect of pH on enzyme activity. Enzymes are affected by the acidity or alkalinity of the solutions in which they act. अब एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन दोनों अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। अब वो डिपेंड करता है, कुछ एंजाइम एसिडिक में फंक्शन परफॉर्म कर होते हैं, कुछ बेसिक्स में परफॉर्म कर होते हैं। अब बेसिक वाले एसिडिक में फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और एसिडिक वाले बेसिक में फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। ईच एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट ए स्पेसिफिक पीएच व्हिच इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिमम पीएच। अब वो पीएच जिस पे कोई भी एंजाइम मैक्सिमम वर्क कर रहा होता है उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। सम वर्क बेस्ट इन द स्लाइटली एसिडिक पीएच व्हाइल अदर्स रिक्वायर स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। तो कुछ को एसिडिक पीएच चाहिए होती है, कुछ को अल्कलाइन पीएच चाहिए होती है। अल्कलाइन मीन बेसिक पीएच। मोस्ट एंजाइम्स फंक्शन बिटवीन पीएच 6 to 8। ज्यादा जो एंजाइम की पीएच है वो 6 to 8 है। हाउएवर पेप्सिन इन द स्टोमक वर्क बेस्ट एट a pH of 2 and trypsin at a pH of 8। जो एवरेज है वो 6 to 8 है, लेकिन जो स्टोमिक में पेप्सिन है जो प्रोटीन की डाइजेशन करता है वो pH 2 पे काम करता है, और जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और इसकी जो pH है वो 8 है। Any change in the pH can lower the enzymatic activity। जब हम pH को चेंज करेंगे तो उससे enzymatic activity भी lower होगी। Extreme changes in the pH of solution denature the enzymes। हम ज़्यादा pH को चेंज करेंगे उससे भी enzyme denature हो जाएगा, उसकी structure change हो जाएगी। ऑप्टिमम pH चूंकि 8 है ट्रिप्सिन के लिए, तो इसमें ये क्या करता है, मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर पीएच जो हम ज़्यादा करेंगे तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन जब इसकी ऑप्टिमम पीएच पे पहुंचेगी तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जब ऑप्टिमम पीएच से ज़्यादा हो जाएगी पीएच तो फिर भी उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्टिमम पीएच पे एंजाइम का रिएक्शन मैक्सिमम होता है। जब भी ऑप्टिमम पीएच से पीएच ज़्यादा होगी या कम होगी फिर भी रिएक्शन अफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है। अब चूंकि सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पे एंजाइम ने एक्शन करना होता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो एट सर्टन लिमिट तक जब हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे, अगर एंजाइम को इंक्रीज नहीं कर रहे और सिर्फ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे तो एट सर्टन पॉइंट तक रिएक्शन स्पीड अप करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब एंजाइम कंप्लीटली सेचुरेट हो जाएंगे, कंप्लीटली उसकी एक्टिव साइट जो है ना वो फेल हो जाएगी, तो उसके बाद फिर जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। As the concentration of substrate increases, the rate of reaction increases।
जो जो हम सबस्ट्रेट को ज्यादा करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। बट दिस इज ड्यू टू सक्सेसफुल कोलिजन विद एंजाइम मॉलिक्यूल्स। अब ये क्यों होता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स ज्यादा फास्ट, ज्यादा तेजी से कोलाइड करते हैं, तेजी से बाइंड करते हैं, तो एंजाइम रिएक्शन शुरू में जल्दी तेज होता है जब हम सबस्ट्रेट को ज्यादा करते हैं। हाउएवर इफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बियॉन्ड ए सैचुरेशन पॉइंट, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सैचुरेशन पॉइंट से बहुत ज्यादा कर देते हैं, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर नॉट अवेलेबल एंड रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट इंक्रीज मोर। तो अब मजीद एक्टिव साइट मौजूद नहीं है, तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अब स्लो हो जाएगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा। तो इसीलिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उतनी ही रखनी है जितनी हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन अवेलेबल है। अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट को ज्यादा कर देंगे, सैचुरेट कर देंगे, तो फिर रिएक्शन स्पीड अप नहीं करेगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, जो जो हम सबस्ट्रेट को ज़्यादा कर रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब सारी एक्टिव साइट क्या हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं, अब मजीद कोई एक्टिव साइट बाकी नहीं रही, इसलिए अब रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। हाँ, अगर हम सबस्ट्रेट को ज़्यादा कर रहे हैं, साथ एंजाइम को भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन एंजाइम कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट इंक्रीज हो रहा है, तो जो रिएक्शन है वो एक पॉइंट पर आने के बाद क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, लीनियर हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आज हमने डिस्कस किया कि एंजाइम को, मैकेनिज्म को के दो मॉडल प्रपोज हुए। एक को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल, ईमेल फिशर ने जो प्रपोज किया, और डेनियल कोशनर ने इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज किया। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक जो एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है, और इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइड फ्लेक्सिबल होती है। फिर हमने फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम पे बात की, तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर, जिसमें बेसिक टेम्परेचर का है, हर एंजाइम की स्पेसिफिक टेम्परेचर होती है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, और हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच होती है, और हर एंजाइम एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे रिएक्शन कर रहा होता है। अगर हम सबस्ट्रेट को ज्यादा करेंगे फिर भी रिएक्शन स्लो हो जाएगा। दैट्स आर अबाउट द मैकेनिज्म एंड द फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। थैंक यू सो मच।